आज लेक्चर नंबर मेरे ख्याल फर्स्ट हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर देख रहे थे। एंजाइम कैन इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन और इसके ऊपर हम लोग ने बात किया था। अब देखिए यहाँ पर एक्चुअली सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन वगैरह का हम लोग ने देख लिया था। तो एक यहाँ पे बोल्ट्जमैन इक्वेशन पढ़ना आपको, ऑल इसका डेरिवेशन नहीं है। दिस equation actually show the relationship between rate of reaction Kr with so Bt divided by Planck constant multiplied by E minus इसको एक्टिवेशन एनर्जी में लिख रहा हूं, इस वाले को A। तो देखिए यहां पे क्या है, Kr अगर ये क्या करूं, B T for temperature, B for Boltzmann constant, H is the Planck constant, A is the activation energy, R is the gas constant, and T is again temperature. And this whole thing is power of exponential. तो अगर Kr की बात करूं तो यहाँ पर सारे कांस्टेंट, एक ये वेरिएबल है, Kr एक वेरिएबल है, और क्या वेरिएबल है, ये एक्टिवेशन एनर्जी। तो क्या इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, E माइनस A। बाकी सारी चीजों को क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि रेस्ट ऑल आर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो Kr इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ पावर माइनस A, और A क्या है, व्हाट इज A? A इज एक्टिवेशन एनर्जी, और एक्टिवेशन एनर्जी होता क्या है, अभी हम लोग उसके ऊपर थोड़ा सा आते हैं लेटर ऑन। लेकिन यहां पर इसका मतलब है कि अगर Kr को, इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल 1/EA, ये लिख सकते हैं, ये आपको समझना रिलेशनशिप। सो Kr इज रेट कांस्टेंट विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E टू द पावर A। अगर ये माइनस को हटाऊंगा तो क्या करूंगा, इसको 1/1 से डिवाइड कर रहा है, उसको डिनोमिनेटर में लेके चला जाऊंगा। तो ये पूरा का पूरा अब इनवर्सली रिलेशन। इसका मतलब क्या है कि अगर के आर की वैल्यू, रेट कांस्टेंट की वैल्यू आप इंक्रीज करेंगे तो ई ए की वैल्यू, यानी ई ए मतलब उसमें से क्या भी एक्टिवेशन एनर्जी, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, डिक्रीज। यानी रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि के आर क्या शो कर रहा है, रेट कांस्टेंट, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी इंक्रीज्ड हाउ, बाय डिक्रीजिंग क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। तो अब यहां पर एक और स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं कि एंजाइम डिक्रीजेस एक्टिवेशन एनर्जी। यहां से ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछ देगा, हाउ एंजाइम इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। एंजाइम इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। बस अभी ये स्टेटमेंट समझना। अब आ रहे हैं हम लोग कि एक्टिवेशन एनर्जी होता क्या है, व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं रिएक्शन कोऑर्डिनेट। इसका मतलब क्या होता है, जैसे जैसे रिएक्शन आगे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये उसको रिएक्शन कोऑर्डिनेट से दिखा रहा हूं। और वाई एक्सिस पे क्या दिखा रहा हूं, डेल्टा जी। अब डेल्टा जी का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। इसको बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। यहाँ पर सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में कुछ ग्राफ इस तरीके से बनेगा। देखिए सबस्ट्रेट ऊपर की तरफ रखा है और प्रोडक्ट नीचे की तरफ रखा है। ये जो सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट कन्वर्ट कर रहा है, यहाँ पर देखिए पहले ऊपर की तरफ ये जा रहा है रिएक्शन, उसके बाद नीचे की तरफ आ रहा है और फाइनली एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। तो व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? एक्टिवेशन एनर्जी इज दिस अपहिल, दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ से सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट कुछ टाइम लगता होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से चलना शुरू करूँ तो यहाँ से चलते 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 ये फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचूंगा, तो इसमें कुछ हो सकता है 10 सेकंड लगे। तो ये जो टाइम है ये डिटरमाइन कैसे हो रहा है, जितना ऊपर चढ़ूंगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा। और ये ऊपर चढ़ने का मतलब क्या है, उसको कह रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी। सो मोर द एक्टिवेशन एनर्जी, more time taken or more it will take time to convert substrate into product, यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, क्योंकि टाइम इंक्रीज कर जाएगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी, जैसे फॉर एग्जांपल
अगर मैं सबस्ट्रेट को दूसरा इस तरीके से बनाऊं कि एक दूसरा S1 है, S1 भी यहीं से स्टार्ट कर रहा है और ये और ऊपर की तरफ जा रहा है और तब ये प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, तो इसको और ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि इसकी अपील और ज़्यादा है, यानी इसका एक्टिवेशन एनर्जी और ज़्यादा है। इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी को हम लोग एनर्जी रिएक्शन बैरियर भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? रिएक्शन बैरियर। क्योंकि ये क्या कर रहा है, रिएक्शन को होने में बैरियर, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो जितना ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो, सो मोर एक्टिवेशन एनर्जी मोर विल बी, या फिर हम लोग कह सकते हैं मोर टाइम टेकन, मोर विल बी द टाइम रिक्वायर्ड, और इसको क्या कह सकते हैं? स्लो रिएक्शन, क्योंकि मोर टाइम रिएक्शन होगा तो स्लो रिएक्शन होगा। ये रिलेशन को बस समझ में फिर से। तो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए किसी भी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो एक्टिवेशन एनर्जी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इट इज ए अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, इसको अंडरलाइन लिख रहा हूं, रिक्वायर्ड मतलब प्लस वैल्यू, डेल्टा जी की वैल्यू मतलब प्लस में होता है तो एंडोथर्मिक यानी अनफेवरेबल, यानी ये अनफेवरेबल है कंडीशन, ये रिक्वायर्ड है, ये देना पड़ेगा, इसलिए मैं प्लस साइन से दिखा रहा हूं, कुछ भी हो सकता है। वो रिक्वायर्ड, इट्स अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट, दैट्स कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं? कोई डाउट होगा तो आप लोग रोक कर मुझे पूछ लीजिएगा। अब हम लोग आ रहे हैं कि इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कैसे किया जा सकता है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट मैंने एक रिएक्शन को ड्रॉ किया और ये बताया कि ये एक्टिवेशन एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके लिए पूरा का पूरा हो सकता है 10 सेकेंड लगता हो, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पर यहाँ एंजाइम डालूंगा तो ये क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होना चाहिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होने का मतलब है कि सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट फॉर्म फास्टर करेगा, यानी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया जाएगा। तो ये कम कैसे होगा? ये वाला डिक्रीज करके यहाँ आ गया, तो ये एक अल्टरनेटिव पाथवे ले लिया। तो अगर मैं येलो वाले को दिखाऊं, येलो वाले को किसके साथ में दिखा रहा हूं? विथ एंजाइम। ग्रीन वाले के साथ किसको दिखा रहा हूं? विदाउट एंजाइम। आप ये बुक में बहुत कॉमनली ये वाला इमेज देखते होंगे, ये फिगर, जहां पर सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट कन्वर्ट करने में एक ऐसे दिखाया हुआ है और अगर वो एंजाइम के साथ में है तो एक शॉर्टकट है। इसको बोलते हैं शॉर्ट पाथवे। शॉर्ट पाथवे का मतलब है कि आप शॉर्टकट ले रहे हैं तो टाइम कम लगेगा, टाइम कम लगेगा तो सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन जल्दी हो। तो एंजाइम डिक्रीज करता है एक्टिवेशन एनर्जी। कैसे? तो उसके ऊपर अब आ रहे हैं। यहां तक क्लियर है भाई सभी को? कोई डाउट? अब हम लोग कह रहे हैं कि एंजाइम क्या करता है? एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। तो अब आ रहे हैं कि एक्चुअली में ये करता कैसे है? तो ये करता है बाइंडिंग एनर्जी रिलीज करके। अब एक नया टर्म फिर से आ गया, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या है? सबस्ट्रेट जब एंजाइम के साथ कंबाइन करता है तो इनके साथ में कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है जिसको ES कॉम्प्लेक्स, और यही आगे पढ़ोगे माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट में। ES यानी इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, और जब इंटरेक्शन होता है तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। मैं रिलीज लिख रहा हूं, वहां पर एक्टिवेशन एनर्जी था रिक्वायर्ड, यहां पर एनर्जी क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव, यानी ये फेवरेबल कंडीशन, ये रिलीज आउट हो रहा है। तो रिक्वायरमेंट जितना था, एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड था, और ये वाला वैल्यू रिलीज है, तो जब दोनों को नेट एडिशन करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा? एक्टिवेशन एनर्जी का, एक्टिवेशन एनर्जी ओवरऑल क्या हो जाएगा? डिक्रीज।
समझ में आया जी? एंजाइम कैसे एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर रहा है? इफ एंजाइम कंबाइंस विद सबस्ट्रेट इट विल फॉर्म different intermediate enzyme substrate complex, and there are interactions. These interactions are weak interactions, and these weak interactions are going to release a small amount of energy. This accumulated negative energy, released energy, is going to decrease the required amount of activation energy, so that overall amount of energy required for conversion of substrate to product will be decreased, and hence the rate of reaction will be much faster. Amount of energy released when substrate binds to enzyme to form enzyme substrate complex. ये सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, और जितना ज्यादा सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरमीडिएट्स या इंटरमीडिएट बोल सकते हो, उतना ज्यादा क्या होगा, अमाउंट वीक इंटरेक्शंस होंगे, वीक इंटरेक्शंस, और वीक इंटरेक्शंस होंगे इट विल रिलीज a small amount of energy, and this a small amount of energy, what it will do, it will overall decrease the activation energy. और अगर ये डिक्रीज हो गया एक्टिवेशन एनर्जी तो फाइनली क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा। तो अब मैं इसको समराइज कर रहा हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी इंक्रीज इफ activation energy decrease, and how activation energy decrease, when binding energy increases. गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में थोड़ा सा अब बात कर लेते हैं। देखिए जो अभी ग्राफ आपने देखा होगा, मैं बार बार इस तरीके से एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं जहां पर सबस्ट्रेट को ऊपर की तरफ लिख रहा हूं और प्रोडक्ट को नीचे की तरफ। तो इसका क्या मतलब, अब मैं इसके ऊपर आता हूं। तो यहाँ पर डेल्टा जी को इस तरफ वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, और एक्स एक्सिस पे मैंने पहले बता दिया कि हम लोग रिएक्शन कोऑर्डिनेट प्लॉट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ता है। तो यहाँ पर ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन का डेल्टा जी वैल्यू नेगेटिव होगा तो वो रिएक्शन फेवरेबल होता है। आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा या इवन केमिकल काइनेटिक्स में कि या केमिकल इक्विलिब्रियम में कि डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव तो वो फेवरेबल रिएक्शन, और अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव तो वो क्या, अनफेवरेबल। इसी से एक बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। और ये भी पढ़ा होगा आपने कि डेल्टा जी की वैल्यू 0 हो गई तो वो क्या हो गया, इक्विलिब्रियम। ठीक है, मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये आपको यहाँ पर पढ़ा होगा ये चीजें। अब देखिए जब रिएक्शन सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट, ये कैसे कहेंगे कि सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट रिएक्शन मूव कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए डेल्टा जी अगर मैं ऊपर की तरफ लिख रहा हूँ ये वाला, अगर मैं आप इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक कि डेल्टा की जी की वैल्यू कुछ पॉजिटिव आएगी। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0 की वैल्यू, यहाँ पे लिख दूँ 5 और ऊपर लिख दूँ 10, तो यहाँ 5 से स्टार्ट हो रहा है ऊपर की तरफ, तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव है, तो 5 से स्टार्ट हुआ 10 पे खत्म हो गया, तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, +5 यूनिट। और अब यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है तो मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू लिख दूँ, ये प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म कर रहा है तो ये नीचे की तरफ जब आ रहा है तो नेगेटिव वैल्यू होगा, ऊपर की तरफ अगर पॉजिटिव वैल्यू हो रहा है तो नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू। ये जब 10 से नीचे की तरफ यहाँ पे कुछ सपोज यहाँ पर आ गया, ये 3 लिख देता हूँ, तो 3 तो 10 - 3 यानी -7, तो ये वाला नीचे की तरफ क्या वैल्यू आ रहा है, -7, ऊपर की तरफ आ रहा है +5। तो जब नेट डेल्टा जी फाइंड आउट करेंगे इस रिएक्शन का तो वो क्या हो जाएगा, 5 - 7 इज इक्वल टू -2, यानी डेल्टा जी नेगेटिव है, यानी सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट कन्वर्ट करेगा यहाँ। तो सिंपल अगर यहाँ पर ग्राफ देखेंगे कि सबस्ट्रेट का ऊपर ड्रॉ किया हुआ है और प्रोडक्ट का नीचे की तरफ किया हुआ है, तो इसका मतलब है ये सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट की तरफ कन्वर्ट करेगा रिएक्शन। इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट कन्वर्जन। सबस्ट्रेट ऊपर की तरफ, प्रोडक्ट नीचे की तरफ, इसका मतलब है कि
नेचुरल टेंडेंसी की सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट फॉर्म करे, ठीक है। कितना टाइम में फॉर्म करे वो एक अलग चीज है, ठीक है। तो इसको डिटरमाइन करता है डेल्टा जी। यही मैंने बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन के लिए एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, वो इंक्रीज कर सकता है रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन डेल्टा जी डिटरमाइन नहीं कर सकता, ठीक है। डेल्टा जी कौन डिटरमाइन, ये रेट ऑफ, ये डायरेक्शन कौन डिटरमाइन करता है, डेल्टा जी। ये डेल्टा जी का कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। अब आ रहे हैं दूसरी चीज कि अगर ये रिएक्शन इस तरीके से ना होकर इस तरीके से होता कि नीचे की तरफ सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट ऊपर की तरफ ऐसा, तो इसका मतलब क्या है कि ये सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट नहीं कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट टू सबस्ट्रेट की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह, यानी यहाँ पे प्रोडक्ट टू सबस्ट्रेट है, क्योंकि नीचे कौन है, सबस्ट्रेट, तो ये प्रोडक्ट सबस्ट्रेट की तरफ मूव कर जाएगा, यानी रिएक्शन हमेशा प्रोडक्ट टू सबस्ट्रेट की तरफ मूव करेगा, क्योंकि डेल्टा जी नेगेटिव किसका ज्यादा होगा, वो होगा सबस्ट्रेट का, ठीक है। और अब थर्ड टाइप ग्राफ आ रहे हैं जहां पर आपको दोनों इक्वल हो जाएंगे, सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट। इसका मतलब सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट किस में आ गए, इक्विलिब्रियम। दोनों में से डेल्टा जी दोनों की वैल्यू नेट गेन जीरो हो जाएगा, इसकी वैल्यू +10 लिखेंगे तो इसकी वैल्यू -10 लिखेंगे, नेट गेन जीरो, तो डेल्टा जी जीरो थी, यानी इक्विलिब्रियम पे। तो ये तीनों ग्राफ को आपको समझना है कि ग्राफ देख के आप कैसे फाइंड आउट कर लेंगे कि किस तरफ से किस तरफ रिएक्शन मूव करे, और ये डायरेक्शन कौन डिटरमाइन करता है, ये डिटरमाइन करता है गिब्स फ्री एनर्जी, और ये सबस्ट्रेट का इंटरनल प्रॉपर्टी होता है, कुछ एक्सटर्नल होते हैं, ये मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है कि किस तरह के मॉलिक्यूल से बना है, इसको चेंज नहीं कर सकते। तो एंजाइम नेवर इंटरफेयर्स द गिव ऑन गिव्स फ्री एनर्जी, ये गिव्स फ्री एनर्जी में इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। और एंजाइम क्या कर सकता है, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर सकता है, कैसे, सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करके, ताकि बाइंडिंग एनर्जी रिलीज हो, और वो बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होने की वजह से एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाए। तो सेकेंड प्रॉपर्टी यहां पर क्लियर हो गई कि एंजाइम डज नॉट इंटरफेयर विथ डेल्टा जी। हाँ, गिव्स फ्री एनर्जी लिख रहा हूं, और इसमें अब हम लोग लिख सकते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अच्छा, यहां से, क्योंकि यहां पर एंजाइम का कहीं भी कोई रोल नहीं है, ये इंटरनल प्रॉपर्टी में, फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि डेल्टा जी इज ए इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ द सबस्ट्रेट विच इज नेवर बी चेंज्ड बाय द एंजाइम, ये कभी भी एंजाइम नहीं उसको कर सकता, ठीक है। अभी हम लोग यहां पर नेक्स्ट चीज बात कर रहे हैं कि एक इक्वेशन के बारे में, कि जैसे एक सबस्ट्रेट है और प्रोडक्ट है, यहां पर केमिकल इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला आपको जानना है। केमिकल इक्विलिब्रियम को हम लोग डिफाइन करते हैं प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, उसको केमिकल इक्विलिब्रियम दिखाते हैं। और डेल्टा जी का डायरेक्टली रिलेशन है केमिकल इक्विलिब्रियम से, 2.303 RT log P/S, ये एक फॉर्मूला याद रखना है, डेल्टा जी 2.303 RT log प्रोडक्ट बाय सबस्ट्रेट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसी से सारा बायोकेमिस्ट्री के या केमिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। ये भी पढ़ा हुआ, डेरिवेशन नहीं पढ़ना। अगेन यहाँ पे ये बता दूं कि R क्या है, गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या है, ये T क्या है, टेम्परेचर, जिसको हमेशा हम लोग किस पर रिप्रेजेंट करते हैं, केल्विन में। केल्विन कैसे करते हैं, 273 प्लस सेंटीग्रेड, तो ये केल्विन में करेंगे। ये प्रोडक्ट और सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन दिया है तो डायरेक्टली लॉग लगाएंगे, अगर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है तो वो इक्विलिब्रियम की वैल्यू रखेंगे। ये दो, तो यानी यहाँ पर मैंने 3 फॉर्मूला बता दिया, डेल्टा जी से रिलेटेड, डेल्टा जी का केमिकल इक्विलिब्रियम के साथ क्या रिलेशन है ये बता दिया, एक चीज। दूसरी चीज कि मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन के आर विद सबस्ट्रेट, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, वो फॉर्मूला, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। ओके, यहाँ पर एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंडिंग से रिलेटेड आपको 2 थ्योरी पढ़ना है। पहला थ्योरी है
साइंटिस्ट थे और ये केमिस्ट थे, फिशर, एमिल फिशर, ऑर्गेनिक केमिस्ट थे ये। और दूसरे थे इंड्यूस्ड हीट। अब इससे बहुत क्वेश्चन आता है, कॉजलैंड, ये किन्होंने दिया था, कॉजलैंड। पहले ही बता दूं कि एक्सेप्टेड मॉडल जो है वो कौन सा है, इंड्यूस्ड हीट, दिस इज एक्सेप्टेड। हम लोग इसको रिजेक्ट कर देते हैं। ये लेटर ऑन 1950s में एक्सेप्टेड था, जब इंड्यूस्ड हीट थ्योरी नहीं था। दोनों थ्योरी क्या कहता है, लॉक एंड की थ्योरी क्या कह रहा है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट का बाइंडिंग 100% कॉम्प्लीमेंट्री होगा, जस्ट लाइक लॉक एंड की। जैसे लॉक में आप की डालते हो तो वो दोनों क्या है, 100% कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री। उसी तरीके से यहां पर भी एंजाइम एंड सबस्ट्रेट आर 100% कॉम्प्लीमेंट। ये आपको समझना है कि यहां पर जो इनमें कॉम्प्लीमेंटेशन बन रहा है इंड्यूस्ड हीट में, वो कॉम्प्लीमेंटेशन स्टेप वाइज हो रहा है, वो 100% कॉम्प्लीमेंट्री शुरू से नहीं है। लॉक एंड की में क्या मैंने बताया कि वहां पर वो 100% एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लीमेंट्री है फ्रॉम स्टेप नंबर 1 इटसेल्फ। यहाँ पर इनमें कुछ चेंजेस होने के बाद स्लोली स्लोली ये एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंटेशन हो गए, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड हीट। इंड्यूस्ड के हीट का मतलब कि स्लोली स्लोली उनमें एक दूसरे में ऐसा चेंजेस आया कि आफ्टर सर्टेन स्टेज इट इज 100% कॉम्प्लीमेंट। So this model is more acceptable, induced heat, ठीक है। और induced heat ही डिफाइन करता है specificity of substrate binding with enzyme. Those enzyme is really a bad enzyme which bind and become complement 100% with substrate in one state या in single state। यानी ये किसके बारे में बात कर रहा है, सिंगल स्टेज में 100% कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा होगा, कौन सा मॉडल, लॉक एंड की। तो लॉक एंड की अगर एंजाइम, लॉक एंड की वाले एंजाइम जो जिस कैटेगरी में आते हैं वो बैड एंजाइम, क्योंकि वो 100% कॉम्प्लीमेंट्री हो जाते हैं अपने सबस्ट्रेट के साथ में इन सिंगल स्टेट। तो उस तरह के एंजाइम को हम लोग बैड एंजाइम बोलते हैं। अब आते हैं यहाँ पर कि क्यों मैं बोल रहा हूँ या क्यों साइंटिस्ट ने ये बताया कि इंड्यूस्ड हीट वाले एंजाइम जो स्लोली स्लोली सबस्ट्रेट और एंजाइम एक दूसरे को मॉड्यूलेट करते हैं और 100% कॉम्प्लीमेंट्री सेकेंड स्टेज होते हैं, वो अच्छे एंजाइम होंगे। यानी इंड्यूस्ड हीट वाला एंजाइम कैसा होगा, गुड एंजाइम। तो ये गुड एंजाइम कैसे हो गया, क्यों कह रहा हूं इसको, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिसिटी का एक कॉन्सेप्ट आएगा, उसको समझना है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। इंड्यूस्ड हीट वाला एंजाइम क्या होता है, गुड एंजाइम। यहाँ पर स्पेसिफिसिटी के बारे में बात कर रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि एक सेल है, यहाँ पर एंजाइम है, एंजाइम का एग्जांपल मैंने लिया हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज क्या करता है ये आपको मालूम है, ग्लूकोज के साथ बाइंड करता है। ग्लूकोज का सपोज यहाँ पर मैं ये बताऊं कि 6 प्राइम पे यहाँ पर 6 पोजीशन पे OH है, ये OH इसको रिकॉग्नाइज करता है और OH पे OH जो है फंक्शनल ग्रुप वो जाके हेक्सोकाइनेज के साथ बाइंड करता है। ये तो ग्लूकोज के साथ में स्पेसिफिक बाइंड करना चाहिए। तो क्या OH कंटेनिंग अदर बायोमोलिक्यूल्स या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे सेल में जो हेक्सोकाइनेज के साथ में बाइंड कर सकते हैं, आंसर है होंगे, क्योंकि ग्लूकोज के पास सिर्फ ऐसा थोड़े कि OH है, यहाँ मैनोज के पास में है, यहाँ गैलेक्टोज के पास में है, यहाँ फ्रक्टोज के पास में है, ठीक है, यहाँ राइबोज के पास में है, सारे शुगर में OH है। तो ये एंजाइमेज ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज या अदर शुगर या अदर बायोमोलिक्यूल के साथ में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, उसी डिफरेंशिएशन को ये टर्म कहते हैं स्पेसिफिसिटी। आता है कि वही एंजाइम, वही मॉलिक्यूल यहाँ पर बाइंड करेंगे, ठीक है, और 100 जो कि इनके साथ में
100% कॉम्प्लीमेंट्री होंगे आफ्टर सर्टेन स्टेजेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको दूसरे तरीके से समझाऊं, तुम्हारे कॉलेज में बहुत सारे फ्रेंड होंगे, एक दो तो होंगे नहीं, लेकिन उन फ्रेंड्स में एक दो तुम्हारा बहुत ही अच्छा दोस्त होगा। क्यों अच्छा होगा? क्योंकि तुम्हारे उसके साथ में इंटरेक्शन हो सकता है बहुत दिनों से हो सकता है क्लास 10 से हो सकता है क्लास 5 से हो। जितना ज्यादा तुम्हारा उसके साथ में इंटरेक्शन, वो उतना अच्छा तुम्हारा गहरा दोस्त। सेम चीज यहाँ हो रहा है। एंजाइम हो सकता है वो बहुत सारे सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करे, S1 के साथ भी बाइंड कर जाए, S2 के साथ भी बाइंड कर जाए, S3 के साथ भी बाइंड कर जाए, लेकिन जो लॉन्ग डिस्टेंस तक, यानी मैं लॉन्ग डिस्टेंस कह रहा हूं तो इसका मतलब लॉन्ग मतलब स्टेप, यहाँ पे जैसे मैंने बताया 10%, 50%, 100% कॉम्प्लीमेंट्री हुआ, तो 100% कॉम्प्लीमेंट्री के लिए हो सकता है वो 10 डिफरेंट स्टेप्स तक गया। तो 10 डिफरेंट स्टेप तक जो साथ तक में रहेगा इन तीनों सबस्टेट में से, वही उसका ओरिजिनल पार्टनर होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म तक उसका साथ दे रहा है और तब जाकर वो 100% कॉम्प्लीमेंट्री होगा। हो सकता है मैनोज यहाँ हेक्सोकाइनेस के साथ बाइंड करे, लेकिन वो 10%, 20% कॉम्प्लीमेंट्री हो और उसके आगे कॉम्प्लीमेंटेशन हो ही तो वो रिलीज ऑफ हो जाए। फिर हो सकता है कि फ्रक्टोज बाइंड करे, वो हो सकता है कि 10% ही तक कॉम्प्लीमेंट्री हो फिर रिलीज कर जाए, लेकिन ग्लूकोज बाइंड करेगा तो वो 10th स्टेप तक जाएगा, 100% कॉम्प्लीमेंट्री होगा और प्रोडक्ट। तो ये बाइंडिंग एनर्जी, तो अब यहाँ पे फिर से वो कॉन्सेप्ट आ गया कि मोर बाइंडिंग एनर्जी यानी मोर इंटरेक्शन, मोर स्पेसिसिटी। अगेन इंडीज फीड डायरेक्टली सपोर्ट करता है किसको? बाइंडिंग प्रोसेस को। और मल्टीपल बाइंडिंग होगा, इसका मतलब क्या है कि मल्टीपल यहाँ पर हाई अमाउंट ऑफ क्या रिलीज होगा? हाई अमाउंट में बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होगा, और जब हाई अमाउंट में बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होगा तो ये एक्टिवेशन एनर्जी को और ज्यादा कम करेगा, और एक्टिवेशन एनर्जी को ज्यादा कम करेगा तो क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, चलिए आज का क्लास बस इतने ही है। कोई डाउट है पूछिए।